Assalamualaikum everyone. Last week we were discussing data science and we talked about data science process. Data science process में हमने जो important activities discuss की थी वो थी acquire, prepare, analyze, report and act. हमने तफसील से डिस्कशन की थी acquire पे, prepare पे, और उसके बाद हम जो अभी डिस्कशन कर रहे हैं that comes into the analyze part. एनालाइज पार्ट वो जगह है जिधर आप अपने डेटा से एक्चुअली मॉडल्स डेवलप करते हैं. लास्ट टाइम हमने क्लासिफिकेशन मॉडल्स की डिस्कशन स्टार्ट की थी और हम उन्हें इम्प्लीमेंट कर रहे थे. आज हम उसी डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे और उसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग द साइकिट-लर्न. लेकिन इससे पहले कि हम उनकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करें, आई वुड रिक्वेस्ट हारिस कि वो एक प्रेजेंटेशन शेयर कर दे ताकि हम थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लें कि ये एल्गोरिदम जो हम साइकिट-लर्न में यूज़ करेंगे ये एक्चुअली काम कैसे करते हैं. तो इनफैक्ट साइकिट-लर्न में मल्टीपल क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स हैं, लेकिन हम सिर्फ जो कुछ इम्पॉर्टेंट एल्गोरिदम आजकल ज़्यादा पॉपुलर हैं उनकी डिस्कशन करेंगे. लेकिन इट डजेंट मीन कि दीज आर द ओनली एल्गोरिदम्स अवेलेबल. साइकिट-लर्न में मल्टीपल हमारे पास टेंस ऑफ एल्गोरिदम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं. लेकिन जो एल्गोरिदम आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे ये सारे, पहली बात है कि ये सारे क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स हैं. इसका मतलब है कि इनकी आउटपुट हमेशा एक कैटेगरी होती है या एक नॉमिनल एट्रीब्यूट होता है. और दूसरा ये पॉपुलर एल्गोरिदम है. तो हारिस हम कुछ 3 से 4 एल्गोरिदम्स आज डिस्कस कर रहे हैं. जी सर, आज हम 3 से 4 एल्गोरिदम डिस्कस करेंगे. उनको आप लोगों को कोशिश करेंगे कि जितना आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उसको लिमिटेड टाइम के अंदर आप लोगों को कन्वे कर सकते हैं, उनका कॉन्सेप्ट वो आपको दें. और साथ फिर उनका हैंड्स ऑन ऑब्वियसली उसके बाद नोटबुक के ऊपर वो भी होगा. तो लेट्स जस्ट गेट द थिंग्स गोइंग. सबसे पहला जो एल्गोरिदम हमारे पास आता है, जो टेक्निक है हमारे पास क्लासिफिकेशन के लिए, वो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन. हारिस इधर मेरा एक क्वेश्चन है. जी. रिग्रेशन तो कुछ और होता है, आप कह रहे हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक क्लासिफिकेशन का एल्गोरिदम है. ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग से मामला. बिल्कुल. देखें, नाम इसका थोड़ा सा कंफ्यूज करता है ऑब्वियसली बच्चों को कि हम लीनियर रिग्रेशन पढ़ते हैं, उसके अंदर हम जो है वो वैल्यूज़ को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, एक कुछ नंबर्स को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं. लेकिन अब मैंने आपको बोला है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं. एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों ने अब समझना है. सबसे पहले मैं आपको रिग्रेशन बताता हूँ. रिग्रेशन क्या है कि आप कंटिन्यूस वैल्यूज़ को प्रेडिक्ट करते हैं, कोई भी सर्टेन नंबर. फॉर एग्जाम्पल एक प्लेयर जो एक मैच खेल रहा है वो कितना स्कोर इस मैच में स्कोर करेगा, 80, 90, आप 0 से लेकर अप टू लेट्स से 200 के दरमियान एक वैल्यू प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं कि आज के मैच में वो कितनी जो स्कोर है वो करेगा. ये हो गया एक सिंपल रिग्रेशन. लेकिन जब आपके पास उसी रिग्रेशन एल्गोरिथम को आप एक टेक्निक लगाते हैं और क्या करते हैं कि आपके पास लेट्स से आपने क्लासिफिकेशन करनी है और आपके पास 2 चीज़ें हैं कि आपने लेट्स से प्रेडिक्ट करना है कि ये कैट है या नॉन कैट है. ठीक है. अब आप क्या करते हैं कि एल्गोरिदम आपका वैल्यूज़ प्रेडिक्ट कर रहा है और वो 0 से 1 के दरमियान वैल्यू प्रेडिक्ट हो रही है कि अगर वैल्यू बिल्कुल 1 के करीब जा रही है तो वो कैट है, और अगर वो 0 के करीब रह रही है तो आप कहते हैं कि वो नॉन कैट है, या आप अज्यूम कर रहे हैं. बट आप एक फंक्शन उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, एक जिसको हम कहते हैं एक्टिवेशन फंक्शंस. वो क्या करता है बेसिकली, उसका नाम है सिग्मॉइड फंक्शन. ठीक है. और वो फंक्शन ये करता है बेसिकली एक थ्रेशोल्ड सेट कर देता है, क्या एक बाउंड्री बना देता है कि अगर वैल्यू 0.5 से ऊपर होगी तो मैं उसको कैट वाली कैटेगरी में डाल दूंगा, अगर वो 0.5 से नीचे होगी तो वो नॉन कैट की कैटेगरी में आ जाएगा. बेसिकली प्रेडिक्शन तो वैल्यूज़ की हो रही थी बिटवीन 0 एंड 1, लेकिन आपने कन्फाइंड कर दिया उसको. एक तो सबसे पहले आपने काम किया कि नॉर्मल रिग्रेशन में आप की कोई बाउंड्री नहीं होती वैल्यू प्रेडिक्ट करने की. लॉजिस्टिक रिग्रेशन में आपने उसको कन्फाइंड कर दिया बिटवीन 0 एंड 1. देन आपने दूसरी चीज़ की कि आपका जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो उसको एक थ्रेशोल्ड के ज़रिए क्लासीफाई करने में हेल्प आउट कर रहा है आपको कि ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, कैट है या नॉन कैट है. तो इसमें मैं कुछ ऐड करूँ. बिल्कुल सर.
लीनियर रिग्रेशन में आपके पास वैल्यू आती है वो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हो सकती है। अब हमें पता है कि ये तो पता नहीं ट्रिलियंस ऑफ नंबर से भी ज़्यादा है। हम जब इन वैल्यूज़ को हमने जब क्लासिफिकेशन करनी होती है तो हम सिग्मॉइड फंक्शन अप्लाई करते हैं, ठीक है। सिग्मॉइड फंक्शन की ख़ास बात ये है कि आप इसे दुनिया का कोई भी नंबर दें, मैं रिपीट कर रहा हूँ, दुनिया का कोई भी नंबर मीन नेगेटिव इन्फिनिट नंबर से लेके पॉजिटिव इन्फिनिट नंबर तक दुनिया का कोई भी आप नंबर या इंटीजर इसे दें तो ये इसे 0 से 1 के दरमियान मैप कर दें, ठीक है। ये इस फंक्शन की ख़ास बात है। तो अब पहले आपके ज़हन में आ रहा होगा कि यार नंबर तो कुछ भी आ सकता है रिग्रेशन में, तो हम उसे 0 से 1 में कैसे मैप करेंगे। तो आप जब भी सिग्मॉइड को इनपुट के तौर पे कोई नंबर देते हैं तो सिग्मॉइड उस नंबर को 0 से 1 के दरमियान मैप कर देता है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सिग्मॉइड फंक्शन की। सिग्मॉइड का फॉर्मूला इधर नहीं है वैसे, इट इज़ इक्वल टू 1 ओवर यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस जी जो है वो डब्ल्यू एक्स प्लस बी होता है। तो जब हम रिग्रेशन में जाएंगे तो हम इसको एक दफ़ा दोबारा तफसील से भी बता देंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ जो टेक अवे है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में सिग्मॉइड फंक्शन यूज़ होता है जिसे लॉजिस्टिक फंक्शन भी लोग कहते हैं, और ये एक मैथ का फंक्शन है। इनपुट के तौर पे कोई भी इंटीजर एक्सेप्ट करेगा, आउटपुट के तौर पे उस इंटीजर को 0 से 1 में मैप कर देगा। फॉर एग्जांपल इसकी ख़ास बात यह है कि अगर कोई नंबर नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 तक है तो वो 0 से 0.5 के दरमियान कहीं भी मैप होगा। अगर कोई इंटीजर 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है तो वो 0.5 से लेके 1 तक कहीं भी मैप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब आपके पास ये रेंज आ गई उसके बाद काम बड़ा आसान है। आप एक क्लासीफायर डिफाइन कर लेते हैं कि यार अगर मेरा जो आंसर है वो 0.5 से कम होगा तो मैं उसे नॉन कैट कंसिडर करूँगा, अगर मेरा आंसर 0.5 से ऊपर होगा तो मैं उसे कैट कंसिडर करूँगा। अच्छा, अब जितना आपका आंसर 0 के करीब होगा उतना आपका ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि ये नॉन कैट है जो रिकॉर्ड है, और जितना आपका आंसर 1 के करीब होगा उतना आपका कॉन्फिडेंस अपने मॉडल पे ज़्यादा होगा कि यार ये एक्चुअली जो रिकॉर्ड था ये कैट का रिकॉर्ड था, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ लॉजिस्टिक रिग्रेशन वर्क्स। ओवर टू हारिस। ओके, सो आपको जो स्लाइड के अंदर एक कर्व सा भी नज़र आ रहा होगा, तो इसके अंदर हम ये जो कर्व है इसको एस कर्व बोलते हैं, और ये आपको जो क्या कहते हैं वैल्यूज़ जो आपकी एक ग्राफ जो आपके पास बनता है, वैल्यूज़ जिस तरह से मैप होती हैं एक ग्राफ के अंदर, उसकी भी एक पिक्चर दे रहा होता है कि आपके पास एक जो बाउंड्री है वो है y इज़ इक्वल टू 0 पर और एक है y इज़ इक्वल टू 1 के ऊपर, कि आपकी जो वैल्यू प्रोडिक्टेड वैल्यूज़ आ रही हैं वो या तो 0 होंगी या उसके नियर होंगी, या 1 होंगी या उसके नियर बाय होंगी, और इन बिटवीन आपका एक थ्रेशोल्ड होगा। और इसी की तरह से आप जो है वो वैल्यूज़ को दो कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है हारिस कि ये सिर्फ बाइनरी क्लासीफायर है? जी, बाइनरी क्लासिफिकेशन आपके पास जो है वो सिर्फ आपको ये प्रोवाइड करता है। ओके, और इसके बाद आई थिंक फॉर नाउ लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए आपके इतना कॉन्सेप्ट काफ़ी है, काफ़ी होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट एल्गोरिदम जो बहुत पॉपुलर एल्गोरिदम में से एक है आजकल, उसका नाम है डिसीजन ट्री, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये ट्री पे बात करते हैं। ट्री का जब भी लफ्ज़ आता है आपके जहन में दरख्त आते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये वो जो जंगलों में लगने वाले दरख्त है ना, ये वो दरख्त नहीं है। ये कंप्यूटर साइंस में ना एक डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे पास रूट पे आपके सामने स्लाइड पे भी आपको स्टार्ट में एक ओवल नज़र आ रहा है, उससे फिर 2 लाइनें निकल रही हैं, उसके नीचे 2 ओवल्स हैं, उसके लाइनें और निकल रही हैं नीचे। इसे कंप्यूटर साइंस की ज़ुबान में इस डाटा स्ट्रक्चर को ट्री कहते हैं, यानी कि ये डाटा को अरेंज करने का एक तरीका है जिसको हम ट्री कहते हैं। तो कंप्यूटर साइंस की ज़ुबान में जब भी हम ट्री कहते हैं तो एक्चुअली
हमारे जहन में इस किस्म का एक स्ट्रक्चर होता है, वो जंगल में लगने वाले दरख्त नहीं होते, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हमें क्लियर कर लेनी चाहिए। अच्छा सॉरी, अच्छा हमारे पास अब जो ये एल्गोरिदम है, डिसीजन ट्री क्यों कहते हैं इसको? देखें, डिसीजन ट्री से इसलिए कहते हैं कि इसमें हर नोड पे किसी एक फीचर यानी एट्रीब्यूट की बेस पे कोई फैसला हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक तस्वीर लगाई है, ये भी हमारी पसंदीदा एग्जांपल है कैट और नॉन कैट की। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं। पहला एट्रीब्यूट ये है कि गिवन एनिमल जो है उसके कान नुकीले हैं या नहीं नुकीले, यानी पॉइंटी ईयर्स हैं या पॉइंटी ईयर्स नहीं हैं। दूसरा एट्रीब्यूट है कि हमारे पास जो एनिमल है उसकी मूंछें हैं कि नहीं है। वैसे बंदों की भी मूंछें होती हैं, लेकिन चूंकि हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम बिल्लियों की बात ही ज़्यादा करेंगे। और तीसरा एट्रीब्यूट हमने चूज़ किया कि हमारे पास जो एनिमल है उसका फेस राउंड है या नॉन राउंड। राउंड गोल को कहते हैं बाय द वे, ठीक है। अब ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं और इसकी बेस पे मैंने डिसीजन ट्री एल्गोरिदम से एक मॉडल ट्रेन करना है। अच्छा, ये लफ्ज़ या ये सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा मेरे पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी बेस पे मैंने डिसीजन ट्री एल्गोरिदम से एक मॉडल ट्रेन करना है। आपको पता होगा कि जब हम एल्गोरिदम को डेटा दिखाते हैं तो उसके बाद ही मॉडल बनता है, ठीक है ना। ये चीज़ हमें क्लियर है। तो अब ये डिसीजन ट्री का एल्गोरिदम लर्निंग कैसे करता है? ये सबसे पहली नोड पे एक फीचर सेलेक्ट करता है, यानी अच्छा फीचर और एट्रीब्यूट इंटरचेंजेबली हम यूज़ करते हैं, ये आपको पता होगा। कॉलम की बात है, ठीक। तो हमारे पास 3 फीचर्स हैं, ईयर पॉइंटी हैं या नॉन पॉइंटी हैं, फेस राउंड है या राउंड नहीं है, और जो एनिमल है उसके विस्कर्स यानी मूंछें हैं या उसकी मूंछें नहीं हैं। अच्छा, अब इधर एक सवाल ये पैदा होता है, मेरे पास तो 3 फीचर है, मैं सबसे पहला फीचर कौन सा लूँगा? कोई भी ले लूँ, तुक्का लगा के लगा सकता हूँ, लेकिन उससे एल्गोरिदम अच्छा नहीं बनेगा। तो उसके लिए हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसा फीचर सिलेक्ट करें जो डाटा को इस तरह स्प्लिट करे कि डाटा प्योर हो जाए। अब प्योर घी और मक्खन का नाम तो सुना था, ये डाटा प्योर कैसे होता है? है ना, अजीब सी बात। ये बड़ी आसान बात है। आपके पास मिक्स डाटा है कैट और नॉन कैट का। अगर आप उस मिक्स डाटा को 2 हिस्सों में तोड़ना चाहते हैं तो आप ये भी तो कर सकते हैं ना कि ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ें कि एक हिस्से में सारी कैट्स हों, दूसरे हिस्से में सारी नॉन कैट्स हों। तो हम कहेंगे इस किस्म के डाटा की प्योरिटी मैक्सिमम है, ठीक है, यानी ये बहुत ही प्योर डाटा है। तो इसका मतलब है कि जब भी मैं मिक्स डाटा को इस तरह स्प्लिट करूं कि ज्यादा डाटा किसी एक क्लास से बिलोंग करे तो मेरे डाटा की प्योरिटी ज्यादा हो रही है। और हम मैथ को यूज करते हुए इन तीनों एट्रीब्यूट्स में से देखते हैं कि किस एट्रीब्यूट्स को अप्लाई करने से सबसे ज्यादा डाटा प्योर होगा। तो इसका मतलब है कि जब मैंने सबसे पहली नोड बनानी है, आपको ये ट्री में नोड नज़र आ रही है ना, ये जो गोल सर्कल और जो हमारे पास स्क्वायर्स हैं, इन सब को ट्री की ज़ुबान में हम नोड्स कहते हैं, ठीक है। तो डिसीजन ट्री में हर नोड एक डिसीजन नोड होती है, और हमारे पास जो आखिर में आपको 4 नोड्स नज़र आ रही हैं, उनकी शेप भी डिफरेंट है। इन्हें हम ट्री की ज़ुबान में लीफ नोड कहते हैं, ठीक है। और लीफ नोड जो है डिसीजन ट्री के अंदर वो फाइनल डिसीजन होता है, यानी कि इसकी क्लास क्या है। ऊपर के जो डिसीजन हमने ओवल में बनाए हैं वो फाइनल डिसीजन नहीं है, लेकिन वो डिसीजन करके डाटा को स्प्लिट ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं समरी बताता हूँ, पहले ट्रेनिंग की पहले मैं समरी बताता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, उसके बाद एक बार फिर इसको मैं रिविजिट कर दूँ। डिसीजन ट्री ऐसा ट्री है जिसमें हर नोड पर डिसीजन करना है आपने, और डिसीजन क्या करना है कि आने वाली जो तस्वीर है वो कैट की तस्वीर है या नॉन कैट की तस्वीर है, ठीक है। यानी इस एल्गोरिदम को जब भी आप एक तस्वीर दिखाएंगे आपको रिजल्ट मिलेगा ये बिल्ली की तस्वीर है, या ये रिजल्ट मिलेगा ये बिल्ली की तस्वीर नहीं। तो ये बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए हम अभी अप्लाई कर रहे हैं। आपने ट्रेन करने के लिए क्या किया, आपके पास जो 3 फीचर्स या एट्रीब्यूट्स थे
आपने उनमें से मैथ अप्लाई करके ऐसा एट्रीब्यूट चूज किया जिससे डाटा की प्योरिटी यानी स्प्लिट करने की प्योरिटी बढ़ जाए। ठीक है, अब जब आप ऐसा एट्रीब्यूट ढूंढ लेते हैं तो आप उसको सबसे पहले रूट नोड यानी सबसे पहली नोड पे लिख देते हैं। ठीक है, जैसे हमने तस्वीर के अंदर सबसे पहली नोड पे लिखा हुआ है कि इसके ईयर पॉइंटी है या पॉइंटी नहीं है, इसको मैंने ईयर शेप फीचर का नाम दे दिया। ठीक है, अब जब आपने रूट नोड ले ली तो अब रूट नोड से दो ब्रांचेस जाएंगी, एक हाँ दूसरी नहीं। यानी जब आपने इसको कोई बिल्ली की तस्वीर दिखाई तो या तो उसके कान नुकीले होंगे या कोई नुकीले नहीं होंगे। अगर नुकीले होंगे तो आप एक ब्रांच में जाएंगे, अगर नुकीले नहीं होंगे तो आप दूसरी ब्रांच में जाएंगे। ओके, अब हम पहले फॉलो करते हैं वो ब्रांच जिसमें कान नुकीले हैं, मतलब ईयर शेप पे हमने स्प्लिट कर लिया डाटा, अब कान नुकीले हैं। अब इसके बाद हमने दोबारा डाटा को स्प्लिट करना है ताकि वो दोबारा और प्योर हो जाए या वो एक क्लास में चला जाए। उसके बाद हम फिर वही प्रोसेस अप्लाई करते हैं। अब हमारे पास लेकिन फीचर दो रह गए हैं, एक ये है कि उसका फेस राउंड है और दूसरा है कि उसकी मूंछें हैं या नहीं है। तो हम दोनों पे फिर मैथ अप्लाई करके देखते हैं, जिस पे सबसे ज़्यादा डाटा प्योर होता है वो वाला जो है फीचर उसकी बेस पे दोबारा डिसीजन कर लेते हैं। तो अब आप नीचे देखें ईयर शेप के, तो फेस शेप अगर राउंड है तो ज़्यादातर बिल्लियों का मुंह गोल होता है। ठीक है, तो इसकी बेस पे डिसीजन हो जाएगा, और अगर इस पॉइंट पे बिल्ली का मुंह राउंड नहीं है तो वो फिर बिल्ली नहीं रहेगी। सिमिलरली अब आखिरी फीचर जो आपके पास, अब इस पॉइंट पे आपके पास और डाटा डिवाइड नहीं कर सकती क्योंकि डाटा एक्सट्रीमली प्योर हो गया। अच्छा, इस प्योरिटी को ना मैं एक मुश्किल नाम दूंगा लेकिन 5 मिनट बाद, अभी नहीं। तो अभी प्योरिटी आपको समझ में आ गई है। अगर आपके पास सारे गिवन इमेजेस बिल्ली के हैं, डाटा बहुत प्योर है। अगर आपके पास सारे गिवन इमेज बिल्ली के नहीं है तो भी डाटा बहुत प्योर है। क्यों? क्योंकि वो सेम क्लास से बिलोंग करता है। लेकिन अगर आपके पास गिवन इमेजेस में आधे बिल्ली के इमेजेस हैं और आधे नॉन कैट इमेजेस हैं तो वो डाटा जो है ना वो प्योर नहीं है, वो उसमें इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो इम्प्योर डाटा। और डिसीजन ट्री चलता ही इस असूल पे है कि कैसे मैं इम्प्योर डाटा को ज़्यादा से ज़्यादा प्योर करता जाऊं ताकि वो डाटा किसी एक क्लास से बिलोंग कर ले और मुझे पता चले। ये जनरल असूल है डिसीजन ट्री एल्गोरिदम का। तो अब ये ट्री आप लोगों को नजर आ रहा है। अब फर्ज करें आपके पास एक कैट का इमेज आएगा, तो आपके पास कोई एक इमेज आएगा तो आप फैसला कैसे करेंगे? मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूं। आपके पास इमेज आएगा, अब सबसे पहले रूट पे पड़ा हुआ है ईयर शेप, यानी उसके कान नुकीले हैं या नुकीले नहीं है। आप देखेंगे कि उस तस्वीर के कान नुकीले हैं। ओके, अगर नुकीले हैं तो फिर आप फेस शेप की तरफ चले जाएंगे। अब उसके बाद अगर फेस शेप पे पहुंचेंगे और आप देखेंगे कि क्या इसका चेहरा गोल है। अगर चेहरा गोल है तो फिर आपको यकीन हो जाएगा ये तस्वीर बिल्ली की। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आपको यकीन हो जाएगा ये तस्वीर बिल्ली की नहीं है। तो दैट इज हाउ डिसीजन ट्री एल्गोरिदम क्लासिफाइज डिफरेंट रिकॉर्ड्स। वो रिकॉर्ड स्ट्रक्चर्ड रिकॉर्ड भी हो सकता है, वो रिकॉर्ड कोई एक तस्वीर भी हो सकती है, यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड डाटा भी हो सकता है। ओके, अब इस पॉइंट तक मेरा ख्याल है कि हमें क्लियर हो गया होगा कि डिसीजन ट्री एक एल्गोरिदम है। उसमें हर नोड हम डिसीजन करते हैं और हर नोड पर डिसीजन करते करते हम लीफ नोड पे पहुंच जाते हैं, और लीफ नोड जो है वो प्योर होती हैं और किसी एक क्लास से बिलोंग करती हैं जिसे हम फाइनल डिसीजन कहते हैं। ये जो प्योरिटी है इसको कंप्यूटर साइंस में इसको कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन चूंकि ये एडवांस कोर्स है तो मैं आपको दो तरीके जो हैं वो बता रहा हूँ आपकी रिसर्च के लिए। एक तरीका जो है उसे हम कहते हैं GINI, जीनी। ठीक है, जीनी एक तरीका है स्प्लिट करने का डाटा को किसी एक डिसीजन नोड पे बेस्ड ऑन अ फ्यूचर, और दूसरा तरीका जो है उसे हम कहते हैं एंट्रोपी, और उसी से एक
और टेक्निक निकलती है जिसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन गेन, ठीक है। यानी अब आपने दो चीज़ें जो हैं उनको स्टडी करना है, एक आपने जीनी को स्टडी कर लेना है और एक आपने इंफॉर्मेशन गेन को स्टडी करना है। जी इरफान भाई। ये हाँ, ये जरा स्लाइड हटाइएगा। ये जो आपने 3 मेथड इनको बताए हैं, ये तो प्लीज इसको एक्सप्लेन ना कीजिएगा, कोशिश करें कि ये इनको एज ए टास्क दें, ठीक है। और फिर नेक्स्ट में हारिस इनको जरा असाइनमेंट दे के देखो कि जो चीज़ रिसर्च के लिए दी जाती है उस पे क्या इनकी कमांड हो रही है, कैसे हो रहा है। ठीक है मैं इसकी इंपॉर्टेंस बताता चलूँ। डेटा के अंदर जो इस वक्त डिसीजन मेकिंग लगा रहे हैं यूजिंग जस्ट वन एल्गोरिथम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, इस वक्त जो एवेन्यूज ओपन अप हो रहे हैं, ये बताना जरूरी है कि वट एवर यू गोना लर्न वो आप अप्लाई कहाँ करेंगे। जो एवेन्यूज ओपन होने जा रहे हैं वो ये हैं कि देयर आर सो मेनी कंपनीज, देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्रोडक्ट ऑनर, वो ये ढूंढ रहे हैं कि दे आर लुकिंग फॉर पीपल जिनको रॉ डाटा दिया जाए और वो उस रॉ डाटा पे ये सारे एल्गोरिथम्स अप्लाई करें और उनके लिए सारा कुछ करके। इट्स अ फुल टाइम जॉब नाउ, फुल टाइम जॉब। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्योर डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट। Let's say we are going to develop a project and in that project we have certain data, but उस data को आप legacy data कहते हो। legacy data हमारी अपनी kind of so called term है। वो ये है कि आप 8-10 साल से कहीं सिस्टम चला रहे हो, कोई भी सिस्टम है, आप डेटा कैप्चर करते गए हो, वो डेटा डिजिटल फॉर्म में तो है लेकिन उसका कोई सर पैर नहीं है। वो मतलब अब उसको ये भी नहीं कह सकते वो टोटल जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, ना ही आप उसको ये कह सकते हैं कि टोटली वो स्ट्रक्चर्ड डेटा है। वहां पे इस वक्त बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ओपन हुई है आप सब लोगों के लिए कि आप जाके उस डेटा को कंपैटिबल बना सकते हो उस विजन के साथ जो वो प्रोडक्ट ओनर डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। ओके, सो डिसीजन ट्री के बाद जो एक पॉपुलर, बल्कि मज़े की बात यह है कि अगले जो दोनों एल्गोरिदम हम पढ़ेंगे, डिसीजन ट्री एक्चुअली उनका एक पिलर है, यानी वो डिसीजन ट्री ही पे बेस करते हैं और इसी को आगे लेके चलते हैं। इन दोनों मेथड्स को हम कहते हैं एनसेम्बल मेथड्स, ठीक है। एनसेम्बल होता है बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेना, तो उसे एनसेम्बल कहते हैं। तो जो एक नेक्स्ट बहुत पॉपुलर एल्गोरिदम है उसका नाम है रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम, ठीक है। पहले मैंने आपको ट्री पढ़ाया, अब मैं आपको फॉरेस्ट पढ़ा रहा हूँ। तो ट्री और फॉरेस्ट में रिलेशनशिप थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होगा कि एक फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे ट्रीज हो सकते हैं, ठीक है। और चूंकि हम एल्गोरिदम्स की बात कर रहे हैं तो जब मैं फॉरेस्ट कह रहा हूँ तो उस फॉरेस्ट में जो ट्रीज होंगे वो छांगा मांगा वाले तो डेफिनेटली नहीं होंगे, वो डिसीजन ट्री जो अभी हमने पढ़ा था वो वाले ट्रीज होंगे। और रैंडम का लफ्ज़ इसलिए है कि रैंडम एक रोल प्ले करता है इन ट्रीज को ग्रो करने में। चलें अब हम जनरल, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि रैंडम फॉरेस्ट एक एल्गोरिदम है जिसमें हम मल्टीपल डिसीजन ट्रीज जो है वो डेवलप करते हैं। अच्छा, जब मैं डिसीजन ट्री डेवलप करने का कह रहा हूँ ना, इसका मतलब है कि मल्टीपल डिसीजन ट्री बेस्ड मॉडल बनाना, ठीक है। आपको पता है कि डिसीजन ट्री एक एल्गोरिदम है, उस एल्गोरिदम को जब आप डेटा दिखाएंगे तो मॉडल बनेगा। अब अगर हमने डिफरेंट सेम डिसीजन ट्री एल्गोरिदम से हमने डिफरेंट मॉडल्स बनाने हैं तो हमें चेंज किधर करनी पड़ेगी? डेटा में। तो अब रैंडम फॉरेस्ट में वही हम सिर्फ डेटा को चेंज करते हैं और उसकी बेस पे हम मल्टीपल ट्रीज बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक डिसीजन ट्री की बजाय मैं कहता हूँ जी मैंने 10 डिसीजन ट्रीज का फॉरेस्ट बना लिया। उसके बाद जब ये 10 के 10 मॉडल बन जाते हैं तो उसके बाद जब आपने कोई प्रेडिक्शन या इन्फ्रेंस करना होता है तो आप जो इनपुट है वो इन 10 के 10 मॉडल्स को देते हैं और मेजॉरिटी वोट की बेस पे आप, जैसा कि यूके की जमहूरियत में होता है कि मेजॉरिटी वोट की बेस पे आप डिसीजन करते हैं कि कौन सा वाला जो इनपुट है वो एक्चुअली किस क्लास से बिलोंग करता है। Why UK? बस Why not? जरा नहीं, जमहूरियत में दौर है। देखें, जब बात करनी है तो फिर आप सही से बात करें। आप पढ़ाते पढ़ाते यूके में मेजोरिटी पे फैसला होता है, बस बाकी कहीं नहीं होता। बाकी भी हो जाएगा इंशाल्लाह।
Looking forward to it, sir. Looking forward to it. I'm coming जी back soon. बिल्कुल। Looking forward to it. तो डाल दे उसकी यूके पे। बेस तो मेजॉरिटी वोट जो है तो रैंडम फॉरेस्ट के अंदर हमेशा मेजॉरिटी वोट की बेस पे फैसला होता है। अच्छा, अब ये मॉडल्स बनते कैसे हैं? आपके पास फर्ज करें कि 10 रिकॉर्ड थे और आपने उनसे डिफरेंट मॉडल्स बनाने हैं, लेकिन ये 10 रिकॉर्ड और 3 फीचर से तो जब भी आप ये सारा अप्लाई करेंगे ये तो सेम ही मॉडल बनेगा। तो सेम मॉडल 10 दफ़ा बनाने का तो फ़ायदा ही कोई नहीं, वो तो जवाब भी सेम देगा। तो उसके लिए आप चेंज ये करते हैं कि आप अपने जो रोज़ हैं 10 रोज़, उनमें से रैंडमली 10 रोज़ पिक करते हैं। अब आप मुझे कहेंगे कि सर 10 रोज़ हैं, रैंडमली पिक की तो 3-4 रिपीट हो जाएंगी। मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल रिपीट हो जाएंगी, इसी तरह तो डाटा फ़र्क होगा। ठीक है ना? तो इसे हम कहते हैं सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। ये एक नया लफ्ज़ है जो मैं चाहता हूँ आप लिख लें कि रैंडम फॉरेस्ट में जब हम इनपुट डाटा सेट में से डाटा चूज़ करते हैं तो हम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट करते हैं। तो ये आपकी अगली एक असाइनमेंट है, आपको पता होना चाहिए कि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट क्या होती है। नहीं पता हुआ तो हम बता देंगे या हमारे जो टीम है वो आपको गाइड कर देगी। अच्छा, इसमें जो दूसरा काम हम करते हैं वो ये है कि बजाय 3 के 3 फीचर के हम 3 फीचर भी ले सकते हैं। डिफरेंट रोज़ सेलेक्ट कर लिए हैं हमने, हमें लगता है कि 10 मॉडल डिफरेंट बनेंगे, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास 10 फीचर्स या एट्रीब्यूट होते तो हम फीचर्स का भी सबसेट लेते। यानी कि एक तो हमने अपना जो डाटा सेट है वो रैंडमली लिया जो कि हर मॉडल के लिए फ़र्क होगा। दूसरा, हमने फीचर्स का भी सबसेट लिया, यानी कि 10 में से किसी में कोई डिफरेंट 6 यूज़ हुए, दूसरे में डिफरेंट 6 यूज़ हुए। अच्छा, फीचर चेंज करने से क्या होगा? फीचर चेंज करने से अब जब आप वो प्योरिटी कैलकुलेट करेंगे या इम्प्योरिटी कैलकुलेट करेंगे, वो तो हर एट्रीब्यूट की फ़र्क हो जाएगी ना, और उसी प्योरिटी की बेस पे आपका ट्री जो है वो रूट नोड पे कोई और एट्रीब्यूट होगा, पहले मॉडल की दूसरे की कोई और होगा। तो इस तरह फिर आपके 10 के 10 डिसीजन ट्री मॉडल्स जो आपके रैंडम फॉरेस्ट के अंदर हैं वो सारे के सारे खुद ब खुद डिफरेंट मॉडल्स बन जाएंगे। और जब आपने ये ट्री डिफरेंट ग्रो कर लिए तो अब आपके पास 10 ट्रीज हैं जो कि एक फॉरेस्ट बन जाएगा। तो सेम डाटा था, सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स थे, लेकिन उन्हें आपने इस तरह से यूज़ किया उस डाटा और एट्रीब्यूट्स को कि बजाय एक डिसीजन ट्री मॉडल बनाने के आपने n डिसीजन ट्री मॉडल्स बना लिए। और अब जब भी आपने प्रेडिक्शन करनी है आप एक इनपुट डेटा या रिकॉर्ड देंगे इन 10 के 10 मॉडल्स को, और ये 10 के 10 मॉडल्स मेजॉरिटी वोट की बेस पे डिसाइड करेंगे कि लेबल क्या होगा या प्रेडिक्शन का जवाब क्या होगा। ठीक है, तो टेक अवे ये है कि रैंडम फॉरेस्ट इज एन एल्गोरिदम विच develops multiple decision tree models to form the to do the prediction. ओके जी, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास जो एल्गोरिथम आता है वो आता है ग्रेडियंट बूस्टिंग। ग्रेडियंट बूस्टिंग के जो कॉन्सेप्ट है इसको अगर हम शॉर्ट वे या वन लाइनर में अगर कहना की बताने की कोशिश करें तो सिंपल ये है कि आपके पास मल्टीपल डिसीजन ट्रीज हैं, लेकिन अब आप मॉडल को क्या कर रहे हैं कि मॉडल पहले एक डिसीजन ट्री के ऊपर डेटा ट्रेन होगा, उसकी जो कमियां होंगी वो नेक्स्ट डिसीजन ट्री के पास जाएंगी, वो उस कमियों को पूरा करने की कोशिश करेगा, देन नेक्स्ट डिसीजन ट्री के पास जाएगा, वो उन कमियों को पूरा करने की कोशिश करेगा। एट द एंड हमारे पास जो आंसर आएगा वो तमाम डिसीजन ट्रीज का कंबाइंड आंसर आएगा, बट ये सीक्वेंस में होगा। रैंडम फॉरेस्ट में पैरेलल में तमाम का डिसीजन आ रहा था, मेजॉरिटी वोटिंग ले रहे थे, लेकिन जो आपके पास ग्रेडियंट बूस्टिंग है इसके अंदर आप सीक्वेंशियल एक डिसीजन ट्री के पास से गुजरे, फिर दूसरे डिसीजन ट्री के अंदर से डेटा ट्रेन हुआ, फिर तीसरे के पास एम क्या है, पिछले वाले मॉडल की कमी को पूरा करना, और एट द एंड आपके पास जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड आता है पिछले तमाम मॉडल से। और ये थोड़ा सा क्योंकि सीक्वेंशियल चलता है तो थोड़ी सी इसकी जो स्पीड है ट्रेनिंग स्पीड वो कम होती है बाकी एल्गोरिथम्स की निस्बत। तो ये बड़ा शॉर्ट एंड क्रिस्प इसका जो है वो कॉन्सेप्ट है। आप इसको यूं समझ लें थोड़ा सा कि
just like interview process, अगर आप interview के different panel बनाए and the candidate is coming, so many candidates are coming for an interview, तो पहला पैनल बैठता है, 100 कैंडिडेट्स आए, उसमें से उन्होंने जो रेलेवेंट कैंडिडेट थे, फॉर एग्जांपल बेसिक असेसमेंट के बाद पास ऑन कर दिए, बाकियों को वहां पे डिस्कार्ड कर दिया, फिर दूसरे पैनल के पास गए, तीसरे पैनल के पास गए। हारिस जो एक चीज बोली वो ये है कि जब इसके पास फाइनल आउटपुट आती है वो कलेक्टिव होती है। कलेक्टिव आउटपुट थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग देता है, इट्स लाइक वी आर टेकिंग फ्रॉम डिफरेंट मॉडल्स एंड पुटिंग इट टुगेदर। एक्चुअली वो कलेक्टिव नहीं होती, उसके अंदर सबकी कंट्रीब्यूशन होती है, आउटपुट दैट इज कमिंग उन सबकी कंट्रीब्यूट। कलेक्टिविटी का मतलब थोड़ा सा वो चला जाएगा मल्टी थ्रेड वाली साइड पे। सो लेकिन इसकी जो कॉस्ट आपने कैलकुलेट करनी है, तो आरएस ने पहले बता दिया कि यार वो कॉस्ट थोड़ी महंगी हो सकती है, क्योंकि मॉडल को जब भी ट्रेन किया जाएगा व्हाटएवर कमियां कोताहियां ढूंढने के लिए भी दूसरा मॉडल भी उतना जोर लगाएगा, तीसरा भी उतना जोर लगाएगा, चौथा भी उतना जोर लगाएगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले मॉडल को बहुत ज्यादा काम करना पड़ा होगा या दूसरा मॉडल बहुत कम करेगा। थोड़ा डिफरेंस जरूर होगा, लेकिन इट वोंट बी अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, सो या दैट वुड बी ऑपरेशनल कैलकुलेशन। और आपने हमेशा एक बात ध्यान में रखनी है इन द वर्ल्ड ऑफ एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंटिस्ट, कि आप जब कोई चीज सीख रहे हैं ना, तो ये सवाल कर लेना। अगर आगे डॉक्टर शिराज, हारिस, मैं या कोई भूल जाता है या आप यूट्यूब पे देख रहे हो, तो आपने ये सवाल जरूर करना है कि सर क्या ये कंप्यूट इंटेंसिव है, ये कितना कंप्यूट इंटेंसिव है। ठीक है, ये पूछना इसलिए जरूरी है कि प्रैक्टिकल लाइफ में आप जहां भी जाएंगे, क्लाइंट ये आपसे जरूर पूछेगा भाई सर्वर कॉस्ट क्या होगी, ज्यादा होगी या कम होगी, कैसे करने जा रहे हो। और ये चीजें आपके लिए डील ब्रेकर भी हो सकती हैं, डील मेकर भी हो सकती हैं। बट हारिस बड़ा अच्छा सिंपल कर दिया आपने। थैंक यू। ओके जी, सो आज के हमारे जो मेन एल्गोरिदम्स थे वो हम लोगों ने कोशिश किया आपको कि उनका कॉन्सेप्ट अब दे दें। अब उसकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। मैं आप लोगों के साथ नोटबुक शेयर करता हूँ और देन जो है वो हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ओके, आप लोगों के सामने एक नोटबुक शेयर हो चुकी होगी स्क्रीन के ऊपर। और मैंने ये हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हम लोग इसी नोटबुक को कंटिन्यू कर रहे थे। तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता दूं कि हम लोगों ने इस नोटबुक के अंदर हमने एक डेटा सेट लिया था, स्ट्रक्चर डेटा सेट था। उस स्ट्रक्चर डेटा सेट को हमने लोड किया था, उसके ऊपर प्रॉपर ईडीए परफॉर्म किया था। अब हमारा जो स्टेप था वो ये है कि अब हमने उसको रेडी करना है इस फॉर्म के लिए कि हम उसके ऊपर मशीन लर्निंग की जो जितनी मॉडल्स हैं, एल्गोरिदम्स हैं, वो अप्लाई कर सकें। तो मैंने इसको इस नोटबुक को एग्जीक्यूट कर दिया है ताकि हमारे जो प्रीवियस सारे डेटा थे वो डेटा लोड हो जाए और तमाम ईडी उस पर परफॉर्म हो जाए। हारिस, ये वही टाइटैनिक वाला डेटा सेट है? जी बिल्कुल, हमारा टाइटैनिक वाला डेटा सेट है। और ये मैं आपको उसकी एक फाइनल शक्ल दिखा रहा हूँ जिसके अंदर हमारे पास तमाम डेटा न्यूमेरिक फॉर्म में है। हमने तमाम डेटा को कैटेगोरिकल जो फॉर्म है उसके अंदर कन्वर्ट कर लिया हुआ है। कोई भी ऐसी चीज़ हमारे पास मौजूद नहीं है जो कि क्या कहते हैं अल्फ़ाबेट्स में हो, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल डाटा आप जो है वो मॉडल को पास नहीं कर सकते। तो यहाँ तक हमारे स्टेप प्रीवियस लेक्चर में हो चुके थे। अब हमारा काम था इसके ऊपर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को अप्लाई करना। तो सबसे पहला काम अगर मैं आपको बताऊँ कि आपका जो होना चाहिए वो ये कि आपके सामने जो इमेज शो हो रही है वो ये आपको बता रही है कि आपके पास फुल डेटा सेट होगा। उस फुल डेटा सेट में से आपने फीचर्स और टारगेट को सेपरेट करना है। फीचर एंड टारगेट्स को सेपरेट करना है। टारगेट वेरिएबल आपका वो जिसको आप प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पैसेंजर सर्वाइव किया था या सर्वाइव नहीं किया था। तो हमारे पास इसकी हम एक नॉमेनक्लेचर ये रखते हैं बेसिकली कि जो जितने हमारे फीचर्स होते हैं हम उनको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं डेटा सेट के अंदर, और जो हमारा टारगेट वेरिएबल होता है उसको हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो आपके सामने एक सेल नजर आ रहा है, इसके अंदर मैंने क्या किया है कि मैंने डेटा सेट लिया है और उस पूरे डेटा सेट में से मैंने ड्रॉप कर दिया है जो सर्वाइव्ड वाला कॉलम था वो। तो अब मेरे पास पूरे डेटा में से वो तमाम फीचर्स मौजूद रहे, लेकिन जो टारगेट वाला कॉलम है, जो सर्वाइव्ड वाला कॉलम है, वो रिमूव हो जाएगा। अब फीचर सेपरेट हो गए और जो सर्वाइव्ड वाला कॉलम है उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है वाई से। ओके, तो अब हमारे फीचर्स और टारगेट की सेपरेशन हो चुकी है डेटा सेट में से। इससे नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या आता है कि हम लोग हमारा जो फीचर्स हैं हम वो चेक कर रहे हैं कि हमारे फीचर्स के अंदर 8 कॉलम्स होने चाहिए। हमारा जो टारगेट वेरिएबल है वो सिंगल कॉलम होना चाहिए। तो हमारे पास 889 रोज आ रही हैं और कॉलम 1 है, दैट्स वाई उसकी वैल्यू जो है वो आपके सामने डिस्प्ले नहीं हो रही। उसके बाद
आपने डेटा सेट के ऊपर जो है वो स्केलिंग परफॉर्म करनी होती है। तो स्केलिंग जो है वो परफॉर्म के लिए हमने स्टैंडर्ड स्केलर यहाँ पे यूज़ किया हुआ है डेटा सेट के ऊपर, और डेटा सेट को जो है वो ट्रांसफॉर्म कर दिया है। ओके, अब जो आपके पास चीज़ें आ रही हैं, इस फिगर को आपने समझना है, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है वो यहाँ पे आकर स्टक हो जाते हैं कि हमारे पास अभी एक डेटा फ्रेम था, एक डेटा सेट था, और वो इतनी सारी चीज़ों में एक्स वाई और एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट में कैसे एकदम से चला गया। आपने अभी फीचर और टारगेट्स को सेपरेट आउट किया है। अब आपका ये काम है कि मॉडल को आपने ट्रेनिंग के लिए डेटा सेट देना है। अब उस मॉडल को ट्रेनिंग के लिए आपने सारा डेटा नहीं देना, उस सारे डेटा में से आपने क्या करना है, ट्रेनिंग डाटा को सेपरेट करना है और टेस्टिंग डाटा को सेपरेट करना है, ताकि जब आप मॉडल की ट्रेनिंग कर लें तो उसको इवैल्यूएट करते हुए आप कुछ डेटा रखें जो मॉडल ने ट्रेनिंग के वक्त ना देखा हो, और आप उसको दें और उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो एक्यूरेसी है वो टेस्ट कर सकें। तो अब आप ये देखें कि जैसे ही आप ये डिवीजन करेंगे इस डेटा सेट के ऊपर, तो आपके पास 4 चंक्स ऑफ डेटा बन जाएंगे। पहला वो होगा एक्स ट्रेन, जो आपके पास फीचर्स हैं जो आपने ट्रेनिंग के वक्त मॉडल को देने हैं, और आपके पास वाई ट्रेन है, वो टारगेट वेरिएबल्स जो ट्रेनिंग के दौरान मॉडल डेटा फीचर्स को देखेगा, एक्स ट्रेन को देखेगा, प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेगा और देखेगा वाई ट्रेन में उसका आंसर क्या था, और अपने आप को इम्प्रूव करता जाएगा, ट्रेन करता जाएगा। एक्स टेस्ट आप उसको देंगे और वो प्रिडिक्शन करने की कोशिश करेगा, आपके पास प्रिडिक्टेड वैल्यूज आएंगी, फिर आप क्या करेंगे, उन प्रिडिक्टेड वैल्यूज को वाई टेस्ट के साथ कंपेयर करेंगे कि मैंने मॉडल को एक्स टेस्ट डेटा दिया था, फीचर्स दिए थे, इसने जो मुझे वैल्यूज प्रिडिक्ट करके दी हैं वो कितनी एक्यूरेट हैं, कंपेयर करके चेक करेंगे आप, और वो वहीं से आपकी एक्यूरेसी जो है वो कैलकुलेट होगी। तो आपके पास sklearn के अंदर एक ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का एक बिल्ट इन जो है वो फंक्शन मौजूद होता है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। और मैंने क्या किया है, उस फंक्शन के अंदर आपने फीचर्स दिए हैं, अपना जो टारगेट वेरिएबल वो दिया है, और मैंने बताया है कि टेस्ट साइज़ कितना रखना है, 0.20 मीन्स कि 20% ऑफ द डेटा आपने जो है वो टेस्टिंग के लिए उसमें से स्प्लिट कर देना है। और रैंडम स्टेट मीन्स कि आपने जो डेटा लेना है, ऐसे नहीं है कि आपके पास 1000 रोज थी तो आपने जाके 700 में से एक जो चंक है वो कट कर लिया, या 800 रोज से ऑनवर्ड आपने एक चंक कट कर लिया। मे भी पॉसिबल है कि आपके पास जो स्टार्टिंग से लेकर 800 तो जो रोज हैं वो सारी सर्वाइव्ड वाली हों, उसके बाद वाली सारी नॉन सर्वाइव्ड वाली हों। तो आप रैंडम स्टेट इसलिए बताते हैं कि आपका जो मॉडल है वो रैंडमली बीच पूरे डेटा में से वैल्यूज़ को पिक करे और टेस्ट डेटा के अंदर रख ले, रेंडमाइज डेटा हो। तो अब आप स्प्लिटिंग के लिए इसका अपने जो 4 चंक्स हैं, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, ये आपने जो है इस फॉर्म के अंदर आपके पास डेटा जो है वो आ गया। ये आप लोगों के आगे जितने भी मॉडल ट्रेनिंग होगी उसके अंदर बहुत एक की कॉन्सेप्ट है और मेजर रोल प्ले करता है। उसके बाद आपके पास ये देखें, आप चाहते हैं कि आपका एक्स ट्रेन डेटा किस तरह का है, आप उसकी शेप प्रिंट करवा सकते हैं, उस तमाम डेटा को दे सकते हैं। वाई ट्रेन आपके पास किस किस्म का, देखें वाई ट्रेन के अंदर आपके पास क्या आ रहा है, रो नंबर आ रहा है जस्ट, और आगे उसका लेबल आ रहा है कि ये सर्वाइव्ड था या नॉन सर्वाइव्ड था। तो यहाँ से आपको डेटा के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी और आइडिया हो सकता है। इसी तरह से टेस्ट डेटा आपके पास ना, आपका जो डेटा है वो रेडी है, अब ये ML मॉडल के पास जा सकता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एल्गोरिदम। लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज़ करने के लिए आपने sklearn.linear मॉडल्स में से इंपोर्ट कर लेना है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या करना है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो आपने जो मॉडल का इंस्टेंस था वो क्रिएट किया और उसके अंदर मॉडल को उसके अंदर फिट कर दिया। क्या आपने ट्रेनिंग डेटा देना है, एक्स ट्रेन फीचर्स दिए, और वाई ट्रेन टारगेट जो वेरिएबल है वो भी दिया कि ट्रेनिंग के दौरान वो फीचर्स को भी देखे और देखे कि इसका आंसर क्या है और ट्रेन होता जाए। ओके, जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आपके पास ये एक जो मॉडल है वो ट्रेन हो गया बेसिकली। और अब हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने मॉडल ट्रेन किया तो उसके बाद हमने उसको
इवैल्यूएट करना होता है कि वो मॉडल जो है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मॉडल इवैल्यूएशन के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक मैंने इवैल्यूएशन मैट्रिक लिया, ये हम लोग आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन आज के कॉन्सेप्ट के लिए, आज के लिए हम आपको जितना ज़रूरी है मैं उतना बता रहा हूँ। इसके डिटेल लेक्चर हमारा जो है वो ज़रूर आएगा कि एसकेएलएन के अंदर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स में से मैं एक्यूरेसी स्कोर इंपोर्ट कर रहा हूँ। एक्यूरेसी को आप सिंपल इस तरह से देख लें कि आपके पास मॉडल ने आपके पास 100 वैल्यूज़ थी, 100 वैल्यूज़ में से मॉडल ने कितनी वैल्यूज़ एक्चुअली करेक्ट प्रिडिक्ट की, ठीक है, वो आपकी एक्यूरेसी होगी। अगर 100 वैल्यूज़ में से उसने 90 वैल्यूज़ करेक्ट प्रिडिक्ट कर दी, इट मीन्स उसकी एक्यूरेसी 90 है। अगर उसने 50 वैल्यूज़ प्रिडिक्ट की, इट मीन्स उसकी एक्यूरेसी 50 है, विच इज़ नॉट गुड। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, एक बिल्ट इन फंक्शन है डॉट प्रिडिक्ट का, उसके अंदर मैंने देना क्या है, एक्स टेस्ट, सिर्फ फीचर्स में दे रहा हूं और वो प्रिडिक्ट करेगा, ठीक है। और प्रिडिक्शन के बाद उसका जो स्कोर है, जो प्रिडिक्शन है, वो मैं स्टोर करवा रहा हूं इस वेरिएबल के अंदर, वाई प्रिडिक्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन। और आगे क्योंकि मैंने एक्यूरेसी स्कोर कैलकुलेट करना था, तो एक्यूरेसी स्कोर के मैंने फंक्शन यूज़ किया और उसके अंदर देखें दो चीज़ें आपके पास आ रही हैं। सबसे पहले वाई टेस्ट जो कि एक्चुअल आपके पास लेबल थे, देन प्रिडिक्टेड लेबल्स जो कि मॉडल ने खुद प्रिडिक्ट किए हैं डेटा को देखने के बाद। अब वो क्या करेगा, इन दोनों का कंपैरिजन करेगा और एक्यूरेसी आपको कैलकुलेट करके देगा अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो ये आपके पास 82.02% जो है वो इसकी एक्यूरेसी आई है लॉजिस्टिक रिग्रेशन की। इसी तरीके से आपके पास अगला जो मॉडल आता है वो है डिसीजन ट्री क्लासिफायर का। तो एसकेएलएन डॉट ट्री में से, क्योंकि अब ये एक ट्री है, तो डॉट ट्री के अंदर से आपके पास डिसीजन ट्री क्लासिफायर आपने इंपोर्ट किया, इसका आपने मॉडल का इंस्टेंस जो है वो क्रिएट किया और इसके अंदर आपने इस मॉडल को फिट कर दिया एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, ठीक है। जस्ट अब नेक्स्ट जितने भी स्टेप्स आएंगे वहाँ पे आपका मॉडल चेंज होगा, आपके स्टेप्स जो है वो सेम रहेंगे। आपने इसको डेटा दिया, एग्जीक्यूट किया, मॉडल आपका ट्रेन हुआ। अब इसको आपने इवैल्यूएट करना है, डॉट प्रिडिक्ट का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, उसी तरीके से इसको एक्स टेस्ट आपने फीचर्स दिए और आगे एक्यूरेसी इसकी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आपके पास एक्चुअल लेबल एंड प्रिडिक्टेड लेबल्स आपके पास आ रहे हैं और इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास 79.21% एक्यूरेसी आई। देन आपके पास रैंडम फॉरेस्ट आया, आपने बिल्ट इन फंक्शन जो है वो इंपोर्ट किया, उस मॉडल का एक इंस्टेंस जो है वो क्रिएट किया और उसके अंदर डेटा जो है वो उसको फिट किया। मॉडल आपका जैसे आप एग्जीक्यूट करेंगे मॉडल आपका ट्रेन हो जाएगा और यहाँ पे मॉडल आपका फटाफट ट्रेन हो रहा है। क्यों? आपके पास एक तो स्ट्रक्चर डेटा है और बहुत ही जो उसकी तादाद है, अमाउंट है वो बहुत कम है, सिर्फ 889 रोज़ हैं, जो विच इज़ वेरी लेस फॉर अ मॉडल टू ट्रेन। तो वो मॉडल आपको जो बड़ा क्विकली जो है वो ट्रेन हो रहा है। इसके बाद आपने इसी तरीके से इसको इवैल्यूएट किया कि आप पहले प्रेडिक्शन ले रहे हैं, उन प्रेडिक्शन को एक्यूरेसी वाले मॉडल फंक्शन के अंदर पास करें विद एक्चुअल लेबल्स। आपके पास एक्यूरेसी स्कोर आ रहा है विच इज़ 83.15%। ओके, देन आप आते हैं ग्रेडियंट बूस्टिंग के ऊपर। सेम तरीके से आपने ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर जो है वो उसका इंस्टेंस क्रिएट किया, मॉडल ट्रेन किया, उसको फिर आपने इवैल्यूएट किया। ठीक है, इवैल्यूएट करने के बाद अब आप देखें कि आपके पास स्कोर आ गया है 84.27%। अब यहाँ पर तमाम जितने आपके पास मॉडल्स थे उनका जो स्कोर है वो मैंने कम्युलेटिव रखा हुआ है कि सबसे ज्यादा स्कोर देखें आपके पास आ रहा है ग्रेडियंट बूस्टिंग का। ग्रेडियंट बूस्टिंग का स्कोर आपके पास सबसे ज्यादा क्यों आ रहा है? क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स मैकेनिज्म, कि जिस तरीके से वो जो उसकी अप्रोच है कि वो सिक्वेंशियली बार बार एक जो मॉडल है वो ट्रेन होता है और जो प्रीवियस जितनी डेफिशिएंसीज होती हैं मॉडल्स की उनको ओवरकम करने की कोशिश करता है। बट ऑब्वियसली ऑन अ लार्जर डाटा सेट इसकी जो परफॉर्मेंस है, जो इसकी कंप्यूटेशन कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज्यादा होती है, तो आपने इसके ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ता है इन सम केसेस। उसके बाद आपके पास रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर आ रहा है और लॉजिस्टिक रिग्रेशन और वेरी लास्ट में आपके पास डिसीजन ट्री क्लासीफायर का स्कोर आ रहा है, एक्यूरेसी स्कोर आ रहा है। तो ये आपके पास एक ओवरऑल जो पिक्चर है वो हमने आप लोगों को देने की कोशिश की है कि हम लोगों ने डेटा साइंस से स्टार्ट किया, सारे प्रोसेसेस आपको बताए,
देन हम डेटा के ऊपर आए, डेटा के ऊपर एक्चुअली हमने हैंड्स ऑन ईडीए किया, ईडीए के बाद हमने अब जो हमारा ये वाला सेक्शन है इसके अंदर हमने आपको क्लासिफिकेशन बताई है एसक्यूएल में से, और उसके जो मेन एल्गोरिदम से क्लासिफिकेशन के लिए वो बताए हैं, और उनकी जो उनको एग्जीक्यूट किया है, उनकी एक्यूरेसी हमने कैलकुलेट की है, और ये आपके सामने एग्जीक्यूट होके आ चुके हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा रिग्रेशन वाला, तो उसके ऊपर भी जाएंगे, सेम तरीके से उसको भी देखेंगे, उसके मॉडल्स को भी हम लोग समझेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, फिर असाइनमेंट्स भी आएंगी और क्विज भी आएंगे, और फिर मोस्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इसके साथ हमने आज एक्यूरेसी डिस्कस की है। सिर्फ एक्यूरेसी हमारा इवैल्यूएशन मैट्रिक्स नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे इवैल्यूएशन मैट्रिक्स होते हैं जिनके ऊपर इन डिटेल जो है वो लेक्चर डिस्कशन हम प्रॉपर करेंगे, क्योंकि एक्यूरेसी कोई बहुत अच्छा और रिलायबल मैट्रिक्स नहीं है किसी भी मॉडल को इवैल्यूएट करने का, तो हम इस पर तफसीली डिस्कशन ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह हम बशर्ते ज़िंदगी कल मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।